नमस्कार, मैं हूं अजय। अगले आधे घंटे में सभी खबरें दमदार यूपी की। और सबसे पहले खबर मेरठ से, जहां पर हाई कोर्ट के आदेश पर भगत सिंह मार्केट में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, मगर इस दौरान व्यापारियों की निगम के अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। हाई कोर्ट ने डीएम को 14 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है और यही वजह है कि नगर निगम और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है। सुबह टीम पुलिस फोर्स के साथ बाजार पहुंची, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन इस बीच यहां बीजेपी के नेता और व्यापारी पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। और उसके बाद की तस्वीरें। तो हाईकोर्ट के आदेश से हटाया जा रहा है अतिक्रमण भगत सिंह मार्केट में। यहाँ के व्यापारियों के साथ बैठ के वार्ता की गई, उनकी जो भी उचित बात है उसको सुना गया कि किसी भी प्रकार से किसी का कोई गलत जो तरीके से दुकान को ना तोड़ा जाए, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण है उसके संबंध में प्रशासन भी और नगर निगम भी पूरा सख्त है। और लखनऊ से बड़ी खबर है, फरार आईपीएस के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने की अर्जी दी गई है। आईपीएस अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अर्जी है। एंटी करप्शन कोर्ट में दी गई है अर्जी। फरार आईपीएस ने हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दी है, मगर आईपीएस अरविंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पशुधन विभाग के फर्जी टेंडर घोटाले के आरोपी हैं अरविंद सेन। डीआईजी पीएसी आगरा सेक्टर अरविंद को किया गया था सस्पेंड, फरार चल रहे थे। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। ऋषभ, ये टेक्निकल टर्म है, जरा समझाइए कि क्या हुआ क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक चर्चित फर्जी पशुधन टेंडर घोटाला हुआ था, जिसमें गुजरात के एक व्यापारी को उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने ठगा था, उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। जब उनको इल्म हुआ इस बात का कि उनको ठग लिया गया है, तो आरोपियों ने एक पुलिस अधिकारी जो उस वक्त सीबीसीआईडी में तैनात थे, आईपीएस अफसर थे अरविंद सेन, उनके जरिए उस व्यापारी को धमकाया कि केस वापस लो, नहीं तो तुम्हें फंसा दिया जाएगा। बाद में इस मामले का खुलासा होता है, सीएम के आदेश पर इसमें एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तब इस आईपीएस अरविंद सेन की भूमिका का खुलासा होता है कि उस वक्त पीड़ित व्यापारी को धमकाने में इनकी भूमिका थी, जिसके बाद इनको फरार घोषित किया जाता है। ये फरार चल रहे हैं, इनके आवास से कई बार दबिश भी दी गई है। अरविंद सेन ने अपनी तरफ से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी डाली थी, लेकिन अभी तक उनको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जो इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे, उन्होंने एंटी करप्शन कोर्ट में आज अर्जी दी है कि इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाए। आज वो कोर्ट में सबमिट हो गया है। हो सकता है जल्द ही उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हो जाएगा। तब और एनबीडब्ल्यू यानी कि गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है आईपीएस महोदय के खिलाफ। धन्यवाद। कानपुर में 3000 करोड़ से ज्यादा बैंक घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी और मसाला कारोबारी उदय देसाई पिछले 4 महीने से जेल नहीं गए, बल्कि अस्पताल में भर्ती हैं। क्या बीमारी है, इसकी जानकारी डॉक्टर्स को भी नहीं। पहली बार सितंबर में बीमार हुए थे, तब उन्हें हाईलाइट अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान उन्हें कोरोना भी हो गया। तब से उन्हें कोई न कोई बीमारी पकड़े हुए है और वो अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जैसे हमको 3 महीने 1 महीने पहले भी हुई थी बीमारी, अब भी बीमारी हुई। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, प्लीज़। अच्छा, तो अब किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं आप? जी सर, कंसल्ट कर रहे हैं। हमको रिफ़र किया गया है इन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। वो भी हम अभी कोविड टेस्ट हमारा परसों होगा, तब जाएंगे वहाँ पर। आप जेल से सीधे यहाँ आए ना? जी सर, नहीं, जेल से पहले काशीराम हॉस्पिटल गए थे, काशीराम से फिर हेलट गए थे, हेलट से फिर यहाँ आए। हाँ, उनकी जाँच हो रही है, जाँच हुई है उनकी, और क्या था, जाँच के आधार पर ही तो ट्रीटमेंट चल रहा है। पिछले कई महीनों से वो अपने। हाँ, तो ये तो अब फिजिशियन का आउटलुक है, फिजिशियन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिजिशियन जब बताएंगे कि कब तक ट्रीटमेंट चलेगा। सर, इनको क्या सीवियर इतनी बीमारी है कि पिछले 4 महीने से जेल छोड़कर वो यहाँ उसला में सेवाएं ले रहे हैं स्वास्थ्य? हाँ, तो कुछ बीमारी है ही है, इसीलिए तो भर्ती है यहाँ पर। क्या बीमारियाँ हैं, उनको कुछ पता चलेगी? अब मैं नहीं बता पाऊँगा। इसमें दोनों केस के अलग अलग केस शीट मंगा कर वो उस फिजिशियन से पूछ लीजिए। करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले के आरोपी कानपुर के 2 बड़े घराने, जिसमें एक कोठारी और एक देसाई परिवार के दोनों सदस्य, अगर हम बात करें
राहुल कोठारी के जो विक्रम कोठारी के बेटे हैं वो इस जगह ठीक सामने इस वार्ड में, जहां पुलिस की सुरक्षा में ये अंदर हैं, प्राइवेट वार्ड में इलाज के नाम पर मौज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो कमरा है, वीवीआईपी रूम है, जिसमें वो रेस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए कि कैसे ये बेटा सारी इनको सुविधाएँ मुहैया कराई गई हैं, पूरा इनकी देख रेख की जा रही है। उसके ठीक ऊपर की अगर पोर्शन की बात करें तो उदय देसाई, जो हीरे के सबसे बड़े व्यापारी कहे जाते हैं, जिन पर करोड़ रुपए का आरोप है, इन लोगों को स्वास्थ्य के नाम पर सुविधाएं दी जा रही है और पिछले कई महीने से यहाँ इस अस्पताल में मौज काट रहे हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बीएचयू में आज 7वें दिन भी छात्र हड़ताल पर रहे। आज छात्रों में खासा आक्रोश दिखा। पिछले 3 दिसंबर से धरने पर बैठे छात्रों ने आज मार्च निकाला और सिंह द्वार का घेराव किया। आपको बताएं कि छात्र हॉस्टल खोलने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 3 दिसंबर की रात बीएचयू प्रशासन ने कुछ छात्रों को हॉस्टल के भीतर बंद कर दिया था। छात्र हॉस्टल खोलने की मांग करते हुए राजाराम हॉस्टल में प्रवेश कर गए थे। मामले को बढ़ता देख गार्ड ने उन छात्रों को हॉस्टल में ही बंद कर दिया। हालांकि दूसरे दिन छात्रों को बाहर निकालकर एक बार फिर हॉस्टल को बंद किया गया। छात्रों में इस घटना के बाद से आक्रोश है। वो वीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पूरा हम लोग का पृष्ठभूमि है वो 3 दिसंबर को तय हुआ था। कुछ विद्यार्थी जो है एमए के, वो अपने वहाँ पर सामान निकालने गए थे अपने हॉस्टल राजाराम में, और उसके बाद से वहाँ पर जो ताला लगा और उसके बाद हम लोगों ने जो विद्रोह किया कि जब सभी चीज़ें खोली जा सकती है तो शैक्षणिक जो क्षेत्र है वो क्यों बंद किया गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वांचल के सतत विकास के मुद्दे पर सेमिनार में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपकी सोच ने भले पूर्वी उत्तर प्रदेश को गरीब और पिछड़ा बनाया है, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो संभावना है वो देश और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हर विपत्ति आपको एक अवसर देती है और सफलता आपको चुनौती देती है। दोनों के बीच सामंजस्य करने वाला ही सफल होता है। हम कोरोना से भी लड़ेंगे, पर शिक्षा जगत के कार्यों को भी कोरोना से बचाते हुए हमें आगे बढ़ाना होगा। सीएम योगी ने कहा कि भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो बड़ा परिवर्तन लाएगी। 2031 और 32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 100 साल पूरे होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, वह भारत उधर देखता था, और आज यूरोप और अमेरिका में इस बात को देखा जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है, हम भी उसका अनुसरण कर सकें, उसके लोग बन सकें। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। हम पिछड़ों बनेंगे या अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लोग हमारा अनुसरण करते हुए दिखाई दें। लेकिन बुद्ध को आपने बोल ना दिया। बुद्ध ने कहा अब दीपो हुआ, आप स्वयं ही नहीं बनना चाहते। आपने मान लिया कि नहीं साहब, हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी संस्थाओं ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वेतन मिलना है, सुविधाएं मिलनी है, सब कुछ मिलना ही है, तो इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर एक व्यक्ति उससे तटस्थ होता गया और उसका परिणाम क्या होता गया, हम हमारे ऊपर ठप्पे लगते गए और दुनिया के वे लोग सफल होते गए जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ने के लिए अपने अनुसार कार्य प्रारंभ किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम वर्तमान में हो रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। हम मध्य उत्तर प्रदेश में पश्चिम को मध्य होते हुए प्रयागराज तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर जो गोरखपुर से आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एम्स पहुंचे हैं। एम्स का निरीक्षण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर की यात्रा पर हैं। सतत विकास, कैसे लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो, इस पर एक सेमिनार जो आयोजित हुआ उसका उद्घाटन किया उन्होंने। और इस वक्त रामगोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। रामगोपाल, तो इस वक्त क्या कर रहे हैं सीएम योगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पूर्वांचल का सतत विकास है उसी की कड़ी में एम्स में भी एक एम्स का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी। आपको बताएं कि गोरखपुर में जो एम्स बन रहा है ये एक महत्वपूर्ण
परियोजनाओं में से एक रहा है सीएम योगी का और केंद्र की भी बीजेपी सरकार का। और अब इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं क्योंकि इस एम्स के आश्रय इस पूरे इलाके में इलाज की बेहतर व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि ये वो इलाका रहा है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका रहा हो गोरखपुर समेत, या फिर बिहार और नेपाल तक के लोग यहां पर आकर के इलाज करा पाएंगे, क्योंकि इसी इलाके में इंसेफ्लाइटिस ने कहर बरपाया है। पिछले दशकों में लाखों बच्चे इसका शिकार बन गए और कई बार भयानक रुख अख्तियार किया है इसने। मगर अब एम्स बनने से इस पूरे इलाके को एक नया संबल, एक नई ताकत मिली है और इसी एम्स का निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। पहुंचे हुए हैं खुद एम्स, क्योंकि बड़ा सवाल यह भी रहा है, एम्स बन तो गया लेकिन क्या उसका संचालन वैसे ही हो पाएगा जैसे दिल्ली के एम्स का हो रहा है? रामगोपाल, क्या हमें बता पाएंगे आप? सीएम, चलिए, तो सीएम योगी ने आज कई बातें कही है, बड़ी बातें कही है यहां से। तो इसके बाद सवाल खड़े हुए हैं कि क्या अब पूरब में भी उगेगा विकास का सूरज? पूर्वांचल की बीमारी जो पिछड़ेपन की रही है वो खत्म होगी। आज महाबहस इसी पर। जुड़िए मेरे साथ रात 8 बजे। और भदोही में बाइक सवार बदमाशों ने एक बैंक कर्मचारी से 90,000 रुपए लूट लिए, उसे गोली मारकर घायल कर दिया, मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के बैरी बीसा गांव की है, जहां बैंक कर्मचारी राजभर पांडे ग्राहक सेवा केंद्र पर बैठा था। तभी बदमाश आए और रुपयों से भरा बैग लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर गोली मार दी। आसपास के लोगों की मदद से घायल को गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए वाराणसी रेफर किया गया है। पुलिस बदमाशों की अब तलाश में जुटी हुई है। अभी जब मैं मौके पे आया तो पता चला कि उन पे फायर किया गया है, गोली उनके गाल में लग गई है, पर वो खतरे से बाहर हैं और उनका 90,000 रुपए लूट करके 2 बदमाश ले गए हैं। और कुछ जानकारियां मिल पाएगी? अब हम यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही पता चल जाएगा इसका। और कासगंज से खबर आ रही है, जहां पर रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 दिन पहले इस पर रेप का आरोप लगा था, पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। आरोप है कि इसने अपने स्टूडेंट के साथ रेप किया और घटना के बाद से फरार चल रहा था। आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था और उससे संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और प्रयागराज के मेजा थाना इलाके के बगहा गांव में एक घर में नौकर के जलकर मौत होने से हड़कंप मच गया। सीओ के लेबर कॉन्ट्रैक्टर बिहारी मिश्रा के घर 55 वर्षीय नौकर बालाराम मुंशी बीती रात मकान के निचले हिस्से में आग से जल गया। सुबह उसकी जली हुई लाश मिली। पूछताछ के बाद जब सीओ ने बताया कि ठंड से बचने के लिए उसने आग जलाई थी, जिसमें जलकर उसकी मौत हो गई। और फतेहपुर में सदर कोतवाली पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने घेराबंदी कर 6 बदमाशों को मौके से पकड़ लिया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचा और जिंदा कारतूस मिले हैं। 8 देसी बम भी बरामद हुए। मामला सदर कोतवाली के बेरुईहार पावर हाउस के पास का है। काम यह है कि रामपुर के बेसिकली रहने वाले हैं, यहाँ पे आकर किराए का मकान लेकर के शहर क्षेत्र में रहते थे। रोडवेज और रेलवे स्टेशन के आसपास जहाँ पे यात्री सफ़र करने के लिए बैठते थे, उन्हीं के पास में बैठ कर के जेब काट लेते थे और या सामान चुरा करके लेके भाग जाते थे। काफ़ी दिनों से सर्विलांस पे इनको लिया गया था। और बस्ती में आरपीएफ की टीम ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो सॉफ्टवेयर के जरिए IRCTC से टिकट बुक करता था और ब्लैक में बेच देता था। ये तत्काल टिकट बुक कराता था। वही जैसे ही वेबसाइट खुलती थी, सॉफ्टवेयर के जरिए ये बुक करके टिकट और फिर उसे ब्लैक में बेचता था। ऐसे पकड़ा गया है। 25,000 का इस पर इनाम था। इसके पास से 2 लैपटॉप, 12 ATM कार्ड, 16 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा नोएडा में 1 करोड़ 26 लाख की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट पेपर भी जब्त किया गया है। इसके अलावा पुलिस को 3 रजिस्टर भी बरामद हुए। ये जो सॉफ्टवेयर है उसकी बिक्री करते थे और ऑल ओवर इंडिया इनका एक नेटवर्क चल रहा था, जिससे के माध्यम से
ये लोगों से टिकट की बुकिंग करते थे और IRCTC की जो साइट है उसमें कुछ चेंज करके और उनको तत्काल टिकट ये बनाते थे और उसी से फिर ये नीचे से अकाउंट के माध्यम से नीचे से पैसा कलेक्ट करते थे और पैसा एटा के साधु संतों को फ्री में यात्रा करने का परमिट चाहिए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज संतों ने डीएम से मुलाकात की और मुख्यमंत्री योगी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें संतों ने मांग की है कि रोडवेज बस ट्रेन में मुफ्त यात्रा और खाने के लिए मुफ्त राशन की मांग की गई है। संतों की मांग ये भी है कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो साधुओं को परेशान करते हैं और मंदिरों की जमीन पर कब्जा करते हैं। रेल और बस में, रोडवेज बस में किराया माफ करने के लिए, और दूसरा है सभी संतों को राशन मुफ्त दिया जाए। तीसरा है यदि किसी संत समाज से कोई असामाजिक तत्व कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ। बीजेपी का चुनाव जब्त करने को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दी गई है, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि कमल राष्ट्रीय फूल है, इसलिए किसी राजनीतिक दल को इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की है। चुनाव चिन्ह को दरअसल जब्त करने की याचिका दाखिल की गई है। और मुकेश अंबानी के घर में किलकारियां गुंजी हैं। बहू श्लोका ने बेटे को जन्म दिया है। नीता और मुकेश अंबानी के घर में नन्हे मेहमान का स्वागत किया गया। अंबानी परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है। मुकेश अंबानी की बड़ी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे का जन्म मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि डिलीवरी के बाद श्लोका मेहता और उनका बच्चा स्वस्थ है। घर में नन्हे मेहमान के आने से नीता और मुकेश अंबानी काफी खुश है। दोनों ने नए मेहमान का स्वागत किया। नीता अंबानी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से श्लोका और आकाश अंबानी के घर आज बेटे ने जन्म लिया। बेटे का जन्म मुंबई में हुआ है। नीता और मुकेश अंबानी दादा दादी बन गए हैं। दोनों ने धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के ग्रैंडसन का स्वागत किया। अंबानी परिवार इस नई खुशी से फूले नहीं समा रहे। नन्हा मेहमान परिवार के लिए खुशियों की सौगात लाया है। पिछले साल मार्च में श्लोका मेहता और आकाश अंबानी की शादी हुई थी और अब अंबानी के घर में किलकारियां गूंजी है। और कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुलेटिन, अपना उत्तराखंड।